सी, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब होता है जब हम हमारे सिक्योरिटीज वापस से खरीदने वाले हैं, हम हमारे सिक्योरिटीज, हमारे शेयर्स वापस ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे। हम जब यहां पे बायबैक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम हमारे शेयर्स को कैंसिल करने जा रहे हैं, हम हमारे शेयर्स वापस ले लेंगे। बेटा यहाँ पे टॉपिक का नाम तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादातर बायबैक ऑफ शेयर्स ही कर रहे होंगे, या तो शेयर्स होंगे या फिर मतलब इक्विटी शेयर्स होंगे या प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। वैसे मैक्सिमम केस में इक्विटी का ही होगा, प्रेफरेंस के भी कुछ क्वेश्चंस में दिए हुए हैं ऐसी एडजस्टमेंट्स। ओके, सो ये बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें होता क्या है कि कंपनी अपने शेयर वापस ले लेती है। जैसे कंपनी ने अपने सारे शेयर्स दिए हुए अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, तो कंपनी कुछ शेयर होल्डर से शेयर्स वापस ले लेती है, या तो सिलेक्टेड शेयर होल्डर से या प्रोपोर्शनेटली सभी शेयर होल्डर से, ठीक है, शेयर्स वापस ले लेती है और उन्हें बदले में कैश दे देती है। तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर रोकड़ा ले लेता है और कंपनी क्या करता है, वो शेयर सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देता है, बराबर है। इसके फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे ये है कि भाई बायबैक से क्या होगा, तो हमारा ईपीएस बढ़ने लगता है, हमारा अर्निंग्स पर शेयर बढ़ने लगता है। अब अर्निंग्स पर शेयर कैसे बढ़ेगा? सीधा हिसाब है, आपका इनकम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम होंगे और अर्निंग्स उतनी रहेंगी, तो आपकी ईपीएस तो जो है वो बढ़ने ही वाली है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, इसके कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस की हम बात कर लेते हैं। इसके रेलिवेंट प्रोविजंस जो हमें अकाउंट्स के नजर से याद रखने हैं। बेटा मैं अब आपको पूरा सब नहीं बताने वाला हूं, जो अकाउंट्स के नजर से रेलिवेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, हम सिर्फ उसकी बात करने वाले हैं, बराबर है। हमारे लिए रेलिवेंट क्या है? जब भी बायबैक होता है, एक तो वो आर्टिकल्स द्वारा ऑथराइज्ड होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा ऑथराइज्ड होगा, बराबर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो 10% बगैर शेयर होल्डर के अप्रूवल के बायबैक कर सकते हैं। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बायबैक कर सकते हैं जब तक वो 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करता। 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स और पेड अप कैपिटल का अगर 10% तक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बगैर शेयर होल्डर के अप्रूवल के कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा बायबैक करना चाहते हैं, तो उन्हें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है। शेयर्स तब तक बायबैक नहीं हो सकते जब तक वो शेयर्स फुल्ली पेड अप ना हो। क्या ना हो? फुल्ली पेड अप ना हो। इसके अलावा टाइम लिमिट फॉर बायबैक 12 महीने में खत्म हो जाएगा। बायबैक सभी शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेटली किया जा सकता है, ओपन मार्केट से किया जा सकता है, या सिक्योरिटीज हम हमारे एम्प्लॉयज को देके भी बायबैक कर सकते हैं। सिक्योरिटीज हम हमारे एम्प्लॉयज को देके भी क्या कर सकते हैं बेटा? बायबैक कर सकते हैं। मतलब हम हमारे एम्प्लॉयज को जो सिक्योरिटीज दिए थे ना ईसोप वगैरह में, उसको ही वापस ले लिया, उससे भी बायबैक ये हो जाता है। यहां तक तो सब ठीक है, ये सब तो इजी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब आपको आने वाली हैं कि बायबैक हम टोटल कितना कर सकते हैं। बायबैक की कुछ कंडीशंस है, वो 3 कंडीशंस ये हैं। अब आपको अपने नोटबुक में कुछ लिख कर रखना होगा बायबैक के लिए। सबसे पहले लिखेंगे, बायबैक हेडिंग डाल दो, उसमें लिखेंगे 3 टेस्ट। 3 टेस्ट। टेस्ट। और ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये पूरा टेबल बनाना है अभी के अभी। कंप्यूट हेडिंग क्या डालना है इसमें? कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। आई नो आपने 3 टेस्ट ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। और आप ऐसे 2 कॉलम्स बनाएंगे, आप ऐसे 2 कॉलम्स बनाएंगे। पहली टेस्ट का नाम है आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट। आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट या शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट भी इसे कहते हैं। 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। मतलब आपके जितने शेयर्स हैं उसके 25% से ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। आपके जितने टोटल शेयर्स है उसके 25% से ज्यादा शेयर्स आप बायबैक नहीं कर सकते। रिसोर्सेस टेस्ट, जितना आपका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स है उसके 25% से ज्यादा पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स अपॉन बायबैक प्राइस पर शेयर। फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, डिनोमिनेटर में है बायबैक प्राइस पर शेयर।
दैट्स द फॉर्मूला। पहले वाले में था नंबर ऑफ शेयर्स का 25%, ये क्वांटिटी में ही आता था। दूसरा वाला जो है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये रुपीस में होगा, उसका 25% करिए यानी 1/4 करिए और उसे बायबैक प्राइस पर शेयर से डिवाइड करा दीजिए। फ्री रिजर्व का मतलब होता है एक ऐसा रिजर्व जिससे डिविडेंड बांटा जा सकता है, एक ऐसा रिजर्व जिससे डिविडेंड बांटा जा सकता है। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री रिजर्व है? यस, उससे डिविडेंड बांट सकते हो। क्या जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है? यस, उससे भी डिविडेंड बांट सकते हो। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व है? क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व है? क्या हम उससे डिविडेंड बांट सकते हैं? बिल्कुल सही बेटा, उससे डिविडेंड नहीं बांट सकते। लेकिन इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, बायबैक के सेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ बायबैक के सेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री कंसीडर करना है आपको। समझ में आ रहा है? मतलब अब आप जब फ्री रिजर्व यहां पर कैलकुलेट करोगे इस चैप्टर में, बायबैक के चैप्टर में जब आप फ्री रिजर्व गिन रहे होंगे, तो आपको जनरल रिजर्व लेना है, P&L लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेना है। वो फ्री नहीं है, हम जानते हैं, उसे डिविडेंड नहीं बांट सकते, लेकिन इस चैप्टर के लिए कहा गया है कि बायबैक से, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक किया जा सकता है, तो इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको यहां पे कंसीडर करना है। तीसरी टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इस टेस्ट के लिए भी आ जाते हैं, सिर्फ इस टेस्ट के लिए, और उसमें ये 6 स्टेप्स होती हैं जो आपको करनी होंगी। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, पहली स्टेप, क्वेश्चन में जितना डेट दिया गया है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन में जितना डेट दिया होगा उतना लिख लीजिए। डेट में ज्यादातर तो हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऑथर्स कभी कभी बेटा आपको है ना करंट लायबिलिटीज को भी लेने को कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो डेफिनेशन एक्ट में दिया हुआ है वो एक्ट का डेफिनेशन उतना क्लियर नहीं है, तो इसीलिए कुछ कहते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म लेके सॉल्व करो, कुछ कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लस करंट दोनों लेके सॉल्व करो। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एग्जाम में क्या करें? बेटा एग्जाम में भी आप कुछ भी करो, दोनों से आंसर मिलता है, दोनों से आंसर राइट आता है। आंसर दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों भी आंसर को राइट दिया जाता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊंगा, जब आईसीआई ने सजेस्टेड में दोनों भी तरीके से सॉल्व करके बताया हुआ है, मतलब उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि अगर आपने करंट लायबिलिटी को भी लिया तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मतलब वो दोनों अप्रोच से सॉल्व करके बता देते हैं, तो आपको जो पसंद है आप करो। मैं ज्यादातर सजेस्ट करता हूं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म लेके करना चाहिए, वो ज्यादा लॉजिकल है। इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बायबैक, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप का आधा कर देने का, फर्स्ट स्टेप का आधा कर देने का, सीधा आधा। इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बायबैक। तीसरा, एग्जिस्टिंग इक्विटी, अभी अपने पास कितना इक्विटी है? शेयर कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स इसमें आ जाएंगे। फ्री रिजर्व्स ऑब्वियसली इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम विल हैव ओवर हियर। नेक्स्ट, परमिसिबल डाइल्यूशन इन इक्विटी, परमिसिबल डाइल्यूशन इन इक्विटी, सी स्टेप माइनस बी स्टेप। क्या करोगे आप? सी स्टेप माइनस बी स्टेप, कितना डाइल्यूशन हम कर सकते हैं, और फिर एक आपको यहां पे कैलकुलेशन करना है, ई स्टेप, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर, एंड एफ स्टेप इज बेसिकली डी स्टेप अपॉन ई स्टेप, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। मैं पूरा चार्ट फिर से एक्सप्लेन करूंगा, हर कंडीशन कैसे आई है, ये टेस्ट कैसे बनी है, मैं आपको सब समझाऊंगा। इन 3 टेस्ट से आपको 3 अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। इन तीनों में से जो लोएस्ट आंसर होगा उतने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो। डी स्टेप अपॉन ई स्टेप,
आंसर विल बी एफ स्टेप। और इन तीनों टेस्ट से जो लीस्ट आने वाला है दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू कैन बाय बैक। हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि आपका हो गया है। दिशा हो गया आपका भी? दीक्षा? ओके ओके ओके, राइट डाउन दिस लाइन ऑल्सो। मैं इंपॉर्टेंट चीज ही आपको लिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा ये एक फास्ट ट्रैक चीज है, फास्ट ट्रैक सेशन है, तो हमारे सिर्फ जो रेलिवेंट है ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम वही कर रहे हैं। चलो डन। ओके, देखो कंपनी जब अपने शेयर्स बायबैक में जाती है, मतलब बायबैक करने जाती है ना, तो कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है बायबैक से है ना मतलब माइनॉरिटी का कंट्रोल छीन लिया जाता है। ऐसे कई बार दिक्कतें होती हैं, तो काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि किसी को इससे तकलीफ ना हो, कि अगर शेयर्स बायबैक भी किए जा रहे हैं तो किसी के इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। जरा सोचिएगा, मान लीजिए बेटा एक कंपनी है, जस्ट थिंक ओवर इट, एक कंपनी है, दीक्षा, साहिल और मैं, हम तीनों उसमें शेयर होल्डर्स है, और कंपनी ने डिसीजन ले लिया कि कंपनी सिर्फ मेरे ही शेयर बायबैक करेगी, आपके रहने देगी और मेरे ही बायबैक करेगी। ये तो मेरे लिए नुकसान है, बराबर है, और कंपनी मुझे भाव भी बराबर नहीं दे रही है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी रेजोल्यूशन पास कर लो, आप किसी के भी शेयर बायबैक कर लो, ऐसा सब नहीं होता। और कितने भी बायबैक कर लो ऐसा भी नहीं होता। देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम रेगुलेशंस व्हिच यू हैव टू फॉलो फॉर द बायबैक। ठीक है, तो बायबैक जो किया जाता है वो ऐसे किसी भी शेयर होल्डर का बायबैक नहीं होता है। बायबैक जो किया जा रहा है वो ओपन मार्केट से कर सकते हो। ओपन मार्केट में तो किसी के भी शेयर्स हो सकते हैं, बराबर है। इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अगर करना चाहते हो तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किया जाएगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किया जाएगा। और आप क्या बोलते हैं, अपने एम्प्लॉयज के शेयर्स भी ले सकते हो, ईसोप्स वाले। ये तो हुआ। फिर अब क्वांटिटी कितनी, कितने शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं, वो 3 टेस्ट जो हमने देखी ना, उसके एक्चुअली प्रोविजंस क्या बनाए गए एक्ट में, ये देखिए। पहली टेस्ट जो थी जिसमें आपने लिखा कि हम टोटल शेयर्स के 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते, उसकी कंडीशन ये है, द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल। मतलब कैपिटल का 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। अगर आपके 10 लाख शेयर है, चलो जल्दी से बताना, आपके 10 लाख शेयर है, तो इस कंडीशन के हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा कितना बायबैक कर सकते हो? अगर आपके 10 लाख शेयर हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप इस कंडीशन के हिसाब से कितने शेयर बायबैक कर सकते हो? 2,50,000, 25%, राइट? 25% यानी 10 लाख का 25%, 2,50,000 शेयर से ज्यादा तुम बायबैक नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई, चलो ठीक है, हम इक्विटी कैपिटल का 25, नंबर ऑफ शेयर्स का 25% ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन पैसा कितना यूज करना। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी बायबैक में जानबूझ के किसी को फेवर करने के लिए अननेसेसरी कुछ भी भाव पे खरीद ले और कंपनी के पूरे रिजर्व्स बांट दे। ठीक है, अननेसेसरी पैसा लुटा दे। तकलीफ क्या होगी? तकलीफ उन लोगों को होगी जो क्रेडिटर्स है। अगर कंपनी अपना पूरा पैसा शेयर होल्डर में बांट देगी तो क्रेडिटर को क्या मिलेगा? तो अंडरस्टैंड दिस। इसलिए रूल बनाया गया कि आप कितना पैसा यूज कर सकते हो। द बायबैक ऑफ shares must not exceed 25% of the total paid up capital and free reserves। मतलब बायबैक के लिए तुम जितना पैसा इस्तेमाल करोगे वो आपके कैपिटल और फ्री रिजर्व के 25% से ज्यादा नहीं हो सकता।
समझ रहे हो? बायबैक के लिए जितना पैसा इस्तेमाल होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पहली कंडीशन क्वांटिटी के लिए है कि नंबर ऑफ शेयर्स का 25% ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन रुपीस के लिए है कि आप पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 25% से ज्यादा पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन, बेटा कंपनी बहुत ज्यादा अगर पैसा यूज कर लेगी तो फिर इन दैट केस डेट वगैरह को, मतलब जो लोग लोन देते हैं वो बोलेंगे यार कंपनी अपना सब पैसा शेयर होल्डर को बांट रही है तो हम तो बहुत रिस्क में आ जाएंगे, सारा पैसा हमारा फंस जाएगा कंपनी में। तो इसीलिए कंडीशन रखी गई है, डेट इक्विटी रेशियो मस्ट नॉट बी मोर देन 2:1 आफ्टर द बायबैक। मतलब बायबैक खत्म हो जाने के बाद डेट इक्विटी रेशियो जो होगा वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खत्म होने के बाद, बायबैक कंप्लीट होने के बाद जो डेट इक्विटी रेशियो होगा वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? डेट मतलब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा पूरा लोन, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो। इक्विटी यानी ऑब्वियस बात है कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। सो ये जो डेट इक्विटी रेशियो ये 2:1 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिएगा, अगर आपका डेट 100 करोड़ का है, ठीक है, और आपकी इक्विटी अभी के टाइम पर आपकी इक्विटी है मान लीजिए 80 करोड़ की, मुझे बताओ आप कितना पैसा इस्तेमाल कर सकते हो बायबैक करने के लिए? आपको बोला गया है कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। होगा क्या कि जैसे जैसे मैं शेयर खरीदते जाऊंगा मेरी इक्विटी तो कम होने लगेगी। मैं अपने शेयर खरीदते जा रहा हूं, इक्विटी कम 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 होने लगेगी। बराबर है? अभी देखो, अभी आंसर कितना आ रहा है? अभी आंसर आ रहा है 1.25। जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होते जाएगा ये नंबर बड़ा होते जाएगा। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि हमें डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ऊपर नहीं भेजना है तो इक्विटी मिनिमम आपको कितनी लगने वाली है? बिल्कुल सही, ये 50 करोड़ जब हो जाएगा, ये 50 करोड़ जब हो जाएगा तो ये जो आंसर है ना आपका, ये आंसर बराबर 2 हो जाएगा। और मैं अगर 50 करोड़ से और कम कर देता हूं इक्विटी, मान लीजिए सिर्फ 40 करोड़ कर देता हूं, तो ये तो 2 के ऊपर चला जाएगा अब। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। मतलब हम हमारी इक्विटी ज्यादा से ज्यादा कितनी कम कर सकते हैं? 80 करोड़ अभी है, मैं 50 करोड़ तक उसे ला सकता हूं, तो 30 करोड़ की इक्विटी का इस्तेमाल कर सकता हूं फॉर रिडक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन बनाई गई है और यही सबसे टफ कंडीशन होती है, जो तीसरी कंडीशन है। मैं आपको एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं, मैं जब सॉल्व कराऊंगा आपको, मैं ये चार्ट लेके आपको कराऊंगा, आपको कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एग्जाम में करोगे, मतलब जब आप टेक्स्ट बुक के आंसर्स देखोगे या आप सजेस्टेड के आरटीपी के आंसर्स देखोगे, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि वो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। अपना आंसर उनका आंसर सेम आएगा, अपना आंसर उनका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से करते हैं और अपन एकदम स्मार्टली इस फॉर्मेट से कर लेते हैं। ठीक है, अपना आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत इजीली। ठीक है, क्योंकि वो लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हैं ना, इसलिए कई बार उनके क्वेश्चन सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के भी आते हैं। आपके भी आरटीपीज वगैरह में है, हम करने वाले हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 3 कंडीशंस। ओके, नाउ इसके अलावा यहां पे एक चीज और है, जब भी कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीदती है तो उस टाइम पर अपना जो जितना उसने फेस वैल्यू बायबैक किया है उतना अमाउंट उसे जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व से निकाल के सीआरआर डालना पड़ता है। अब जरा सोचिएगा, मान लीजिए मैंने बायबैक किए 10,000 शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू था ₹1,00,000, 10 रुपीज ईच। ओके, और मैंने कितने पे इसे खरीदा? मैंने बायबैक प्राइस पे किया, टोटल अमाउंट 1,35,000। तो मैंने ऊपर का 35,000 प्रीमियम दिया है। ठीक है ना, ऊपर का 35,000 प्रीमियम दिया है। तो फेस वैल्यू का मैंने कितना पे किया? आई पेड फेस वैल्यू फॉर 1,00,000 एंड आई पेड द प्रीमियम ऑन बायबैक, दैट इज ऑफ 35,000। नाउ एज पर द कंडीशन, अगर कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद लेती है, वो भी फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल करके या सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करके, तो अपन ने जितने शेयर्स खरीदे थे
उसका जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उतना अमाउंट आपको P&L या जनरल रिजर्व से निकाल के CRR में डालना पड़ता है। सो मुझे कितना रुपया CRR में डालना पड़ेगा P&L से निकाल के? बिल्कुल, मुझे 1 लाख रुपीस P&L या जनरल रिजर्व से निकाल के बेटा CRR डालना है, प्रीमियम नहीं, सिर्फ फेस वैल्यू पोर्शन। चलो अब मैं आपसे एक और यहां पे एक और चीज आपको समझाता हूं। जरा सोचना, मैंने 1 लाख के शेयर बाय किए जिसका फेस वैल्यू 1 लाख, बायबैक प्राइस 1,35,000, ओके। और मैंने एक फ्रेश इश्यू किया है। क्या किया बेटा? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह नहीं, ठीक है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। मैंने फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स किया है, मान लीजिए ऑफ 60,000 रुपीज। 60,000 is the face value of the shares which I have freshly issued. तो मैंने क्या किया, फ्रेश इश्यू किया, 60,000 रुपया लाया, थोड़े अपने जेब से पैसे लगाए, बराबर है, और मैंने ये 1,35,000 शेयर होल्डर को वापस किया। रूल क्या कहता है कि अगर आप अपने शेयर सिर्फ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक करते हो तो आपको CRR में डालना है। अब जरा सोचना, मैंने 1 लाख रुपए का बायबैक किया, 60,000 रुपया तो नया इश्यू करके लाया, तो मुझे बताओ कि मैंने फ्री रिजर्व का कितना इस्तेमाल किया होगा? बिल्कुल सही है, मैंने 40,000 का इस्तेमाल किया होगा, तो मुझे 40,000 ही CRR डालना है। समझ रहे हो? मुझे 40,000 ही CRR डालना है, मुझे पूरा CRR नहीं डालना है। जितना मेरा शॉर्टफॉल है उतना ही CRR डालना होगा। अब जरा सोचिएगा, मैंने अगर फ्रेश इश्यू 1,60,000 का किया होता तो आप मुझे बताओ कि CRR का अमाउंट कितना होगा? 0, बिल्कुल 0, क्योंकि पूरा आ गया ना। 1 लाख ही तो मुझे बायबैक करना था और मैं तो 1,60,000 का फ्रेश इश्यू कर चुका हूं, तो अंडरस्टैंड मुझे 60,000 ही CRR में डालना पड़ेगा, सॉरी 0 मुझे CRR डालना पड़ेगा। ओके नाउ, अगर ये चीज बेटा डिबेंचर्स होती, मान लो मैं डिबेंचर्स इश्यू करके पैसा लाता था और क्या बोलते हैं, शेयर्स बायबैक करता था, अब आप मुझे बताइए क्या मुझे CRR डालना चाहिए? यस, अब मैं पूरा 1 लाख रुपीस CRR में डालूंगा। सिर्फ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स रहेगा ना, शेयर्स अगर रहेगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप वो CRR के अमाउंट से कम करोगे। शेयर्स नहीं रहेगा, डिबेंचर वगैरह रहेगा, तो आपको कम नहीं करना है। क्लियर एवरीबॉडी, एवरीवन क्लियर? चलो एक बार थोड़ा सा एंट्रीज का हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, कई बार आप बायबैक करने के लिए फ्रेश इश्यूज करते हैं, बराबर है, और शेयर्स को फुल्ली पेड अप करते हैं। समझने की कोशिश करिए, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो वो तब तक ये नहीं हो सकते बायबैक जब तक वो फुल्ली पेड अप ना हो जाए, क्योंकि ये कंडीशन थी कि शेयर्स तब तक बायबैक नहीं होते जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं हो जाते। तो आपको शेयर का फाइनल कॉल करना पड़ेगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। दिस इज अ रूल यू मस्ट रिमेंबर। शेयर्स कभी भी अनपेड रहे या पार्टली पेड रहे तो उसका बायबैक नहीं होता। फिर आपको कई बार बोला जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स को बेच के पैसा ला रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन भी करने वाले हैं। तो आपको उस टाइम पे जब आप इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं तो पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट जा रहा है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो P&L में चला जाएगा। न जनरल रिजर्व न सिक्योरिटी प्रीमियम, कहां जाएगा? P&L में जाएगा। इट्स अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आप क्या करोगे, हो सकता है आपको बोलेगा वो कि आप फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, बायबैक करने के लिए, पैसा मालिकों को देने के लिए आप नया इश्यू कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियस बात है एंट्री करोगे बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू कैपिटल। डिबेंचर्स का कर सकते हो, शेयर्स का कर सकते हो। और अब ये एंट्रीज काफी काम आने वाली आपको। जब आप शेयर्स बायबैक करते हैं तो सबसे पहले शेयर का कैंसिलेशन होता है। एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कई बार अपन इसका एक और नाम इस्तेमाल करते हैं, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। और उसके बाद में हम इन्हें पे कर देते हैं, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। मतलब शेयर कैंसिल किया, प्रीमियम दिखाया पेएबल और उसे बायबैक में डाल दिया, फिर बायबैक टू बैंक अपन उन्हें पे कर देते हैं। और फिर हम जानते हैं कि जितना अपन ने फ्री रिजर्व से किया है उतना CRR भी डालना पड़ता है,
उसकी एंट्री होती है रेवेन्यू रिजर्व्स डेबिट, P&L डेबिट टू CRR। ये जो CRR होता है इसका एक ही यूज होता है और वो है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स देने के लिए। ये CRR क्यों यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स देने के लिए, इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। इसके अलावा बेटा इसका और कोई यूज नहीं है। क्या आप सभी को क्लियर हो गया पूरा? ओके अब ऑब्वियस बात है जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मैं इसका भी क्वेश्चन कराऊंगा और एक और यहां पे टॉपिक है DVR का, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। ये थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है बेटा, ये पूरा चैप्टर एक ही है, इसके चैप्टर के दो पार्ट्स है एक्चुअली। पहला है बायबैक और दूसरा ये डिफरेंशियल राइट्स, दूसरा ये डिफरेंशियल राइट्स। तो अब क्वेश्चंस हमारे कभी कभी ना दोनों आ जाते हैं, बायबैक का अलग आता है, डिफरेंशियल राइट्स पे अलग आता है। कई बार सिर्फ बायबैक पे आएगा, कई बार सिर्फ डिफरेंशियल पे आएगा, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग दोनों एक साथ में सीखेंगे और मैंने सभी के दोनों के एक एक साथ में ही क्वेश्चंस रखे हुए हैं। डिफरेंशियल राइट्स वाला क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, जरा सोचना। दीक्षा और साहिल आप दोनों शेयर होल्डर्स हो बेटा एक कंपनी में, कंपनी के मालिक आप ही हो 50% 50%। अब साहिल इंटरेस्टेड है कि साहिल मुझे लेना चाहता है एज ए शेयर होल्डर। दीक्षा थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग मी एज ए शेयर होल्डर। आप ये सोच रहे हो कि यार अगर कोई तीसरा शेयर होल्डर आ जाएगा तो अपना 50-50% नहीं रहेगा, अपना कंट्रोल काफी हद तक कम हो जाएगा, 33% ही बचेगा। तो फिर आप लोग एक दिमाग लगाते हो और आप क्या करते हो, आप बोलते हो एक काम करो, इनको शेयर होल्डर तो लेने का है, पैसे की अपने को जरूरत है, तो अपन इनको शेयर दे देते हैं लेकिन वोटिंग राइट नहीं देते हैं, या वोटिंग राइट एकदम कम दे देते हैं। तो आप मुझे ऐसा शेयर इश्यू करते हो, आप मुझे ऐसा शेयर इश्यू करते हो जिसमें मुझे 100 शेयर के लिए एक वोट मिलेगा। नॉर्मली रूल पता है ना आपको, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। लॉ में सीखा होगा आपने, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। लेकिन आप मुझे ऐसे शेयर्स इश्यू कर रहे हो जिसमें 100 शेयर्स इज इक्वल टू 1 वोट। ये होता है बेटा शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। समझ रहे हो, शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। अब आपके दिमाग में आने लगेगा, या चलो आपने मेरे सामने स्कीम रखी, आप बोल रहे हो कि सर आपको शेयर मिलेगा लेकिन आपको 100 शेयर पे एक ही शेयर का वोट मिलेगा। मैं बोल रहा हूं यार ऐसे थोड़ी रहता है, तुम मस्त एक शेयर का एक वोट करते हो और मुझे 100 शेयर का एक वोट, ठीक है, मैं मानने को तैयार नहीं। तो आपने मेरे पास एक और ऑफर रखा, चलो हम आपको 100 शेयर के लिए एक वोट देते हैं लेकिन आपको हमसे 50% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर आपको 1 रुपए का, मतलब आपको एक शेयर के पीछे 5 रुपए डिविडेंड मिलता है तो मुझे एक शेयर के लिए 7.5 रुपए डिविडेंड मिलेगा। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है, आप मुझे अलग राइट्स दे रहे हो। मेरे पास भी इक्विटी शेयर होगा, आपके पास भी इक्विटी शेयर होगा, लेकिन मेरे इक्विटी शेयर्स का राइट्स आपके राइट से अलग है। इसे कहते हैं डिफरेंशियल राइट्स। और आपको अगर ये लगता है कि क्या ये प्रैक्टिकली होता होगा, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु हैव एक्चुअली डन दैट। द बेस्ट एग्जांपल व्हाट यू कैन हैव इज ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की कंपनी के शेयर्स आप देख लेना बेटा, बाजार में लिस्टेड है, उसके नॉर्मल शेयर्स भी लिस्टेड है, उसके डीवीआर भी लिस्टेड है। वो जो टाटा मोटर के शेयर्स है ना डीवीआर वाले, उनको वोटिंग का राइट नहीं है, लेकिन डिविडेंड उनको ना नॉर्मल शेयर से 5% ज्यादा है। समझ रहे हो बात को, मतलब ऐसे राइट्स, ऐसे शेयर्स इश्यू कर सकते हैं जिसके राइट्स थोड़े से अलग होंगे। और ऐसा सिर्फ इक्विटी में हो सकता है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स वाले ऐसे हो सकते हैं जिसको डिविडेंड या वोटिंग के अलग राइट्स दिए जाए। प्रेफरेंस शेयर्स डिफरेंशियल राइट्स के साथ इश्यू नहीं होते। ये क्वेश्चन आज तक कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स डिफरेंशियल राइट्स के हो सकते हैं? आंसर इज अ बिग बिग नो। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इश्यूड विद डिफरेंशियल राइट्स। ऐसे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। क्या आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया बेटा ये कंसेप्ट क्या है डिफरेंशियल राइट्स का? सिंपल, दैट्स नॉट अलाउड, दैट्स नॉट अलाउड। ओके, इफ इट वुड हैव बीन अलाउड वी वुड हैव डेफिनेटली इशूड दैट लाइक दैट। ओके, हमने अलाउ नहीं किया है, हमारे सेक्शन 43 ने अलाउ किया है कंपनीज टू इश्यू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल।
They have not allowed companies to issue preference shares with differential rights like that. So that's the difference. आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है. इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक पेपर में बायबैक का भी आया है और डिफरेंशियल का भी आया है, ऑलमोस्ट हर पेपर में. तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक. ओके, नाउ इसमें है ना काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस है. अब इतना सारा मैं अगर आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो आप, तो इसीलिए मैं इतना थ्योरी सब आपको नहीं पढ़ाने वाला. मैं सिर्फ वो थ्योरी पढ़ाऊंगा जो एग्जाम्स में आई थी, या पास्ट एग्जाम्स में, या हमारे आरटीपी या एमटीपी में. क्योंकि उतना थ्योरी भी अगर तुमने कर लिया ना डीवीआर का, दैट इज मोर देन इनफ. उसमें सब कुछ आ गया, उसमें सब कुछ आ गया. क्या आप सबको क्लियर हो गया बेटा पूरा कंसेप्ट अभी? ओके, श्योर. अच्छा, मैं एक आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं. कंपनी में वोटिंग राइट किसको किसको होता है? सिर्फ इक्विटी वालों को होता है कि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को होता है? बहुत बढ़िया. वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी वालों को होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डिसीजंस होते हैं जो जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों वोट कर सकते हैं. ऐसे डिसीजंस जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स को अफेक्ट करते हो, ऐसे डिसीजंस जो प्रेफरेंस के मतलब अमाउंट्स को, राइट्स को, डिविडेंड इंटरेस्ट को, जिसको वो अफेक्ट कर रहे हो, ऐसे डिसीजंस दोनों को अफेक्ट करते हैं. तो ऐसे डिसीजंस पे दोनों वोट करते हैं. समझ रहे हो? सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कंपनी का वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन. कंपनी अगर बंद होने वाली है बेटा, किस किस को अफेक्ट होगा? सिर्फ इक्विटी वाले को कि दोनों को होगा? तो ये वाले रेजोल्यूशन में दोनों वोट करते हैं. यस, ये रेजोल्यूशंस में दोनों वोट करते हैं, इक्विटी वाले भी करते हैं, प्रेफरेंस वाले भी करते हैं. अब सोचना, दीक्षा आपके पास 100 रुपए का इक्विटी शेयर, साहिल आपके पास 50 रुपए का इक्विटी शेयर, और मेरे पास में 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है. वोटिंग राइट्स कैसे होंगे? थिंक. पहले तो आप जब भी डिसीजन लेते थे, आप दोनों लेते थे. तुम्हारे पास 100 रुपए का है, तुम्हारे पास 50 रुपए का शेयर है, तो 2:1 में तुम लोग डिसीजन लेते होंगे. लेकिन अब तो प्रेफरेंस वाला भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा. तो अब रेशियो क्या होगा मालूम है? 2:1:2. समझ रहे हो? 100 रुपए, 50 रुपए और मेरे 100 रुपए. तो अब जब वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन आएगा, तो उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के वेट्स लेने होंगे, और दोनों के वोटिंग राइट्स जो है बांटा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल. Everybody clear? At least 4 times questions have been asked on this topic for 5 marks. है हमारे एग्जाम. अब बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे. सेम ऐसे ही जैसे में इक्विटी वाले होंगे. क्या बोल रहे हो? थ्योरी भी आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा, दोनों आएगा. थ्योरी भी आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा. तो चलो, मैंने थेरोटिकली आज का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है थेरोटिकली. अब प्रैक्टिकल्स पर चलते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बायबैक. दिस यू कैन डेफिनेटली कीप ओपन. ओके, नाउ Mohan Limited furnishes the following summarized balance sheet as on 31st March. ओके, सी यू कैन सी कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है. फॉर्मेटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे बेटा आपके नोट्स में से लिए हुए हैं. सो टाइपिंग वगैरह में मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है मेरा, बराबर है. सो जो जो आपके नोट मतलब पहले के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस थे वगैरह, उसमें से बेटा मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके यहाँ पे रखे हुए हैं. क्वेश्चंस भी है, उनके सॉल्यूशंस भी है. ओके, सो इसलिए आप देख रहे होंगे कि वहां पे फॉर्मेटिंग नहीं है बराबर. फॉर्मेटिंग से अपने क्या लेना देना है? नीचे क्वेश्चन आना चाहिए. दिसंबर 21 एग्जाम आप समझ सकते हैं, आपकी एग्जाम के जस्ट पहले का एग्जाम है ये. दिसंबर 21 एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया था, जो अब अपन करने जा रहे हैं. मोहन लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 21. यू हैव बीन गिवन द कैपिटल, यू हैव बीन गिवन द इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप, उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, रिवैल्यूएशन रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व. बिफोर आई गो अहेड, यस और नो में आपको बताना है, इज दिस अ फ्री रिजर्व? नो. इज दिस अ फ्री रिजर्व? यस. सारे कैलकुलेशन में ये यूज होगा. सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मली नहीं होता है, इस चैप्टर में है ना? इस चैप्टर के लिए है. P&L, रिवैल्यूएशन,
नो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वेरी गुड। तो बस ये 3 ही लेना है अपने को, ये 3 ही लेना है, ठीक है ना। आगे उसके बाद आपके लोन्स के बारे में बताया गया है, 7% डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड लोन्स और करंट लाइबिलिटीज। अब आपको पता होना चाहिए कि डेट इक्विटी रेशियो में इसको ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। मेरा सजेशन होगा आप इन दोनों को ही लेंगे, इसको नहीं लेंगे। असेट्स आपको दिए गए हैं, पीपीई लेस डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, करंट असेट्स। आगे बढ़ते हैं। अदर इंफॉर्मेशन, द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। पहले उसने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर लिया। क्या किया उसने? उसने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर लिया, ठीक। It also offered to buy back the maximum permissible number of equity shares of 10 each at rupees 30 per share on 2nd April। मतलब उसने मैक्सिमम परमिसिबल शेयर्स जितने भी होंगे उतने उसने 30 रुपए पे खरीदने का ऑफर दे दिया है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना अलाउड है, तीनों टेस्ट लगाकर। The payment for the above was made out of the available bank balance which appeared as a part of current assets। The company had investment in own debentures of 60 lakhs, face value uska 75 lakhs। These debentures were cancelled on 2nd of April। On 4th April 21, the company issued one fully paid up equity share of 10 each by way of bonus for every 5 shares held। तो आपने बोनस शेयर भी किया है 2 दिन बाद। You are required to calculate the maximum possible number of equity shares that can be bought back as per Companies Act। Record journal entries। तो आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है और फिर बायबैक के लिए कैलकुलेशन भी करना है। बेटा एक बात बताओ, पहले आपको कहा गया है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर आपको बायबैक के बारे में कहा गया है। दोनों की डेट्स अलग अलग है, ये 1 अप्रैल है, ये 2 अप्रैल है। इस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज होता है, हमारे रिजर्व्स भी यूज होते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब आप बायबैक का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको फिगर्स ये ऐसे के ऐसे लेने पड़ेंगे या आपको फिगर्स प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होने के बाद वाले लेने चाहिए? बिल्कुल, डेट अलग अलग है। पहले प्रेफरेंस का रिडेम्पशन हो रहा है, फिर इक्विटी का बायबैक होना है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पहले प्रेफरेंस हटाने के बाद जो इक्विटी बचेगा आपका, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करने होंगे। क्या ये चीज पूरी क्लियर हो गई आपको? राइट डाउन, रेफरेंस दे दीजिए, मे December 21 एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस जर्नल एंट्रीज। मैं यहां पे 2 कैलकुलेशंस करने वाला हूं। एक होगा बेटा जर्नल एंट्रीज का, एक जर्नल एंट्रीज, और दूसरा हम लोग एक टेबल बनाएंगे, वो 3 टेस्ट वाला, ठीक है। सो आई विल हैव द डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। आप भी मेरे साथ साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल। आप शॉर्ट में लिखो बेटा, मैं भी शॉर्ट में लिखूंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, बराबर ना। प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, आपका सॉल्विंग मैटर करता है। एंड दिस गोज फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट। आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन का कोई मार्क नहीं होता। अगर आप ये कॉलम्स नहीं भी बनाओ, सिर्फ 2 लाइंस खींच दो, बस है, बस है, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, डेट आ रही है 1 अप्रैल 21। 1 अप्रैल 21 कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया। अपने शेयर कंपनी खुद खरीद रही है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स है 240 और अपन 10% प्रीमियम पे खरीद रहे हैं, तो अपन शेयर्स कैंसिल करेंगे। एंट्रीज का बहुत ध्यान से आपको करना है। सबसे पहले हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं बेटा। शेयर्स हमारे कैपिटल होते हैं, क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं, उसे कैंसिल करना है। एंट्री बनेगा 6% रिडीमेबल, 6% redeemable preference share capital account debit, 6% redeemable preference share capital account debit, premium payable on redemption of shares account debit, to preference shareholders। ये पैसा किसको देना पड़ेगा आपको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को।
बराबर है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगली एंट्री क्या करूं, आप बता सकते हो मेरे को? बिल्कुल सही है। ये एंट्री पहले तो ये 240, इसके बाद 24 रुपया प्रीमियम, क्योंकि 10% प्रीमियम है, बराबर ना, 10% प्रीमियम है, तो टोटल 264 यहां पर। ठीक है, और फिर अगली एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसा पे कर रहे हैं अपन। ठीक है, दैट इज 264। अब आगे की दो एंट्रीज देखो, हमेशा याद रखना इस बात को कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन करते हैं, मिनिमम 4 एंट्रीज आती है। कितनी आती है? मिनिमम 4 एंट्रीज आने वाली है। कौन कौन सी? एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, अब तीसरी एंट्री कौन सी होगी? मुझे प्रीमियम हटाना पड़ेगा इसको, बराबर है। तो एंट्री क्या बनेगी? मैं किस में से हटाऊंगा इसको? मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से भी हटा सकता हूं। I can use the security premium, I can use the general reserves also, okay? एक और चीज आपको बता देता हूं। अंडर सेक्शन 133 जो नोटिफिकेशंस आए थे, अंडर सेक्शन 133 जो स्टैंडर्ड्स इश्यू किए थे, वो जिन कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं, वो कंपनीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकती। बेसिकली जो बड़ी कंपनीज होती है ना बेटा, एकदम बड़ी कंपनीज, वो बड़ी कंपनीज है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है या छोटी है, उसके ऊपर ये कंडीशंस एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, सो हम लोग कोई भी अजम्पशन कर सकते हैं। आप बोलो आपको क्या अजम्पशन करना है? मैं वो भी बता देता हूं आपको। अभी तक के पहले वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस में सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिसंबर 21 का जो उन्होंने आंसर भेजा था, उसमें उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने उन्होंने नीचे लिखा है, वी हैव अज्यूम्ड कि कंपनी इज लाइक कंपनी इज अप्लाइंग सेक्शन 133 और वो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आप दोनों कर सकते हो, इसलिए मैं अपने आपसे कहा कि आपको जो करना है आप कर सकते हो। यू टेल मी, हम लोग वैसा चलेंगे। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो चलो ठीक है, नहीं करेंगे, है ना। ना, तो फिर अगर आप इसमें से नहीं हटाओगे तो आप जनरल रिजर्व से हटाओगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। सॉरी, yes, you can use P&L, you can use general reserve, whatever you want. You can use general reserve, you can use P&L. So general reserve account debit, always give preference for general reserves, okay? General reserve account क्या बोलते हैं, debit by 24 rupees to premium payable on redemption of preference shares account. To premium payable on redemption of preference shares. 24. चलो आगे, ये एंट्री हो गई। आपको ये कौन सी एंट्री रह गई अभी? बेटा आपको याद होना चाहिए। यस, बिल्कुल सीआरआर, बिल्कुल। जब अपन अपने शेयर कहां से खरीदे, अपन ने तो कोई फ्रेश इश्यू नहीं किया, लेकिन अपन ने अपने शेयर खरीद लिए हैं, तो अपने को जितना कैपिटल अपन ने खरीदा था उतना रिजर्व से निकाल के सीआरआर डालना है, बराबर है ना। तो उतना जल्दी से जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, एक और एंट्री कर लीजिए, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, to capital redemption reserve account. Okay, the amount will be only the face value portion, 240. Now I'll update the figures. बेटा मेरा जनरल रिजर्व 24 से भी कम हो गया और 240 से भी कम हो गया। ठीक है, सो मैं मेरी बैलेंस शीट में इधर ही अपडेट कर देता हूं, -24 -240। समझ रहे आप, मतलब है ना, ये मैं एडजस्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब ये कम हो गया है। जब मैं बायबैक के लिए कैलकुलेशंस करूंगा तो मुझे जनरल रिजर्व 625 नहीं लेना चाहिए। क्लियर ना, मैं ये 625 लूंगा, ना मैं प्रेफरेंस का कैपिटल लूंगा, क्योंकि वो भी अब बायबैक हो चुका है। हमारा फॉर्मूला क्या है? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। अब ये पेड अप कैपिटल तो खत्म हो चुका है, तो ये वाला नहीं लेना है, सिर्फ ये लेंगे और बाकी के हमारे रिजर्व लेंगे। एवरीवन क्लियर?
पक्का समझा ना आप लोगों को? ओके ओके। तो अब मेरा यहाँ का एंट्रीज तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है, रिडेम्पशन का, सीआरआर का, सब कुछ। अब आगे चलते हैं। इट ऑल्सो ऑफर टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट रुपीज 30 पर शेयर। नाउ आई हैव टू मेक अ टेबल computation of maximum number of shares that can be bought back. Computation of maximum number of shares that can be bought back. Simply make two columns. Particulars, rupees, नाउ सबसे पहले मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं और उसके बाद में टेस्ट लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि कंपनी का फेस वैल्यू कितने का है। ये आपको हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी इंस्टीट्यूट इतना स्मार्टली प्ले करती है। अपन सब जानते हैं नॉर्मली फेस वैल्यू 10 रुपए का ही रखते हैं, तो अपन डायरेक्टली इसको 10 से डिवाइड करते हैं बगैर इधर पढ़े। याद रखिएगा कभी कभी ये 20 रुपीज भी रहता है, ठीक है, आपको आगे ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो फेस वैल्यू इज 10। ओके, व्हाट इज द बायबैक प्राइस? they have given you that we are going to buy back at 30 per share. ओके, आपके पास भी क्वेश्चन वहां पे ओपन होगा ही, बराबर है, ऐसा मैंने पहले ही आपको भेज दिया। तो 30 रुपीज का बायबैक प्राइस है, ठीक है। अब हम लोग पहला कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट अभी अपन लगा रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? यस, हाउ मच? देखो ये 780 लैक्स है, 780 लैक्स डिवाइड बाय 10 यानी 780 लैक्स डिवाइड बाय 10 यानी 78 लैक्स, 78 लैक्स, राइट? इतने हमारे शेयर्स होने वाले हैं। सो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक कितना हो जाएगा? 95 लैक्स। यस, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक अंडर दिस टेस्ट 78 का 25% यार है 19.5 लाख शेयर्स, 19.5 लाख शेयर्स। ये पहली टेस्ट है। साहिल, आई होप आपका बिल्कुल क्लियर है ये सब। सेकेंड इज रिसोर्सेस टेस्ट। कुछ भी डाउट हो बिंदास अनम्यूट करना। रिसोर्सेस टेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है? आपको याद होगा, न्यूमरेटर में पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व लेते हैं, फिर उसका 25% करते हैं, फिर उसे बायबैक प्राइस से डिवाइड करते हैं, बराबर है। इसका पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्विटी प्लस पेड अप कैपिटल, इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स। वर्किंग दिखा दूंगा यहां पे। इक्विटी कितने का है बेटा? इक्विटी मेरा अब 780 प्लस अब फ्री रिजर्व्स कितने कितने हैं? 625 प्लस 52 प्लस 148, लेकिन इसमें से दो डिडक्शंस हैं, -24 -240। तो मेरा कितना आ रहा है? कमिंग 1341। 25% ऑफ अबव, इसका 25% ले लीजिए, ये आ रहा है 335.25। तो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक कितना हो जाएगा? ये डिवाइड बाय बायबैक प्राइस जो कि है 30, तो ये आ जाएगा 11.175 लाख शेयर्स, 11.175 लाख शेयर्स।
क्या ये वाला एग्जाम, ये वाला क्लियर हो गया आप लोगों को? कैसे किया अपन ने? 25% ऑफ अबव निकाला, इसे बायबैक प्राइस से डिवाइड किया। आपको फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया हुआ है ऑलरेडी, इसे बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दिया अपन ने सीधा सीधा। चलो थर्ड स्टेप, जिसके अंदर 6 सब स्टेप्स है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप, थर्ड टेस्ट जिसके अंदर 6 अलग अलग स्टेप्स हैं। तो चलो, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट जैसा आपको फॉर्मेट लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखने का। डेट, पहले देखो क्वेश्चन में डेट कितना है। मैंने क्या सोचा था कि सिर्फ ये वाले दोनों लूंगा, आप ये तीनों लेके करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 268 प्लस 36, 268 प्लस 36 इज कमिंग 304। नाउ मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड, इसका हाफ, सीधा आधा कर दो। द फर्स्ट स्टेप इज द डेट, सेकेंड स्टेप इज मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड, जो कैसे निकाला बेटा अपन ने? फर्स्ट स्टेप डिवाइड बाय 2, फर्स्ट स्टेप डिवाइड बाय 2। थर्ड, एग्जिस्टिंग इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी जो अपन ने ऊपर ऑलरेडी निकाल लिया है। कितना था अपना एग्जिस्टिंग इक्विटी? 1341। इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व चाहिए, तो दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगी यहां पर? ये एग्जिस्टिंग इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स है। आपका फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? फोर्थ इज मैक्स परमिसिबल डाइल्यूशन इन इक्विटी, परमिसिबल डाइल्यूशन इन इक्विटी, कितना इक्विटी आप कम कर सकते हो। अब जरा सोचना, डेट आपका 304, आधा अपने को कम से कम इक्विटी रखना पड़ेगा। मेरा इक्विटी तो अभी 1341 है, मैं कितना इक्विटी कम कर सकता हूं? 1189। ये सारे अमाउंट्स लैक्स में है। समझ में आ रहा है आपको कैसे निकाला अपन ने? तो 1189, थर्ड स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, तो 1189 हमारा आ गया। अब फिफ्थ एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। कैलकुलेशन क्या है? फेस वैल्यू या बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, बोलो। बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 रुपीज प्लस 10 रुपीज, सो दैट इज गोइंग टू बी 40 रुपीज। एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड बस हो गया हमारा सिक्स्थ स्टेप। डिवाइड कर लो तो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक आ जाएगा। So 1189 divided by 40, it's coming 29 point, go to 3 decimals, 29.725 lakhs, lakh shares। क्या आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया ये? अब मुझे बताओ, ये 3 टेस्ट के 3 अलग अलग आंसर अपने आए। पहले 19.5 आया, दूसरे वाले में 11.175 आया, और तीसरे में आया 29.725। आप कितना बायबैक कर सकते हो? यस, जो इन तीनों टेस्ट में सबसे लोएस्ट फिगर आता है वो वाला ही आप मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके नीचे आपको लिखना है मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक अंडर ऑल द अबव टेस्ट, या मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, maximum permissible buyback will be equal to least of all above test, 11.175 lakh shares। किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? चलो चलें आगे। अब इसकी एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। बराबर है, पेमेंट वाज मेड आउट ऑफ बैंक बैलेंस, यानी अपन ने फ्रेश इश्यू नहीं किया है। तो फ्रेश इश्यू नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा? फ्रेश इश्यू अगर आपने नहीं किया तो इसका मतलब साफ है कि आप क्या यूज कर रहे हो, आप अपने
फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो चलो, सबसे पहले 2 अप्रैल को अपन ये बायबैक कर रहे हैं और फिर अपन इन्वेस्टमेंट वो डिबेंचर्स कैंसिलेशन वगैरह करेंगे। चलिए, पहली एंट्री क्या बनेगी, अपन 175 लाख शेयर्स कैंसिल करने वाले हैं। एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स कैंसिल कर दीजिए, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स या इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। कितने, 11.175 लाख शेयर्स थे, तो 11.175, ये सारे फिगर्स बेटा बिल्कुल भूलना नहीं है, ये रुपीज इन लैक्स रहता है ना, तो इधर कभी भी लिखते रहने का रुपीज इन लैक्स, नहीं तो ये छोटी सी चीज आपके बहुत सारे मार्क्स लेके जा सकती है। अब 11.175 लाख शेयर्स और एक एक का फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 11.175 इंटू 10 आंसर आ जाएगा 111.75 लाख कैपिटल। क्या आप मुझे बता सकते हो प्रीमियम में कितना जाएगा? बिल्कुल, 10 रुपए का शेयर 30 रुपए में खरीद रहे हैं तो 20 रुपया प्रीमियम, तो 11.175 इंटू 20 दैट इज 223.5 और इसका टोटल कर लो तो इक्विटी शेयर बायबैक में चला जाना। और फिर एक एंट्री इनके पेमेंट की, इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 335.25। चलो, ये एंट्री हो गई। अब जैसे अपन ने प्रेफरेंस में अपने को 4 एंट्रीज लगी थी, कैंसिलेशन, पेमेंट, प्रीमियम एडजस्टमेंट और सीआरआर, सेम वैसी 2 एंट्रीज वापस आपको लगने वाली है। एक है प्रीमियम एडजस्टमेंट की और दूसरा है बेटा काय की, तो दूसरी एंट्री होगी आपकी सीआरआर वाली। तो अब प्रीमियम एडजस्टमेंट करना है, अगेन आपके ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई आपको कहाँ से एडजस्ट करना है, कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, लेकिन अपन ने 133 वाला कंसिडर किया है। वैसे एक बात बता दूं आपको, एक बात ध्यान में रखना, 133 हो या ना हो, बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल होता ही है। सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो प्रीमियम यूज होता है ना, उसका लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होता। अगर आपको एक कंडीशन याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको पहले कंडीशन के बारे में बता देता हूं, क्या है, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इसे याद रखता हूं एक शॉर्टकट से, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है ना, वो 5 चीजों के लिए यूज होता है, पी, पी, बी, बी एंड सी डी। अब ये क्या है पी, पी, बी, बी, सी डी? एक है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर या डिबेंचर, ठीक है। दूसरा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये दोनों पीपी वाले हैं, बी बोनस शेयर्स और बायबैक, और सीडी कमीशन डिस्काउंट एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, कमीशन डिस्काउंट एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सेक्शन 133 ने कहा कि अगर आप वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो तो आप ये पीपी नहीं कर सकते। मतलब क्या, आप प्रेफरेंस शेयर के प्रीमियम को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बोनस कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो, कमीशन डिस्काउंट एक्सपेंसेस कर सकते हो। मतलब 133 एप्लीकेबल हो या ना हो, बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल हो सकता है हमेशा। क्लियर? ठीक है, तो प्रेफरेंस के लिए अपन ने 133 का अजम्पशन किया, प्रेफरेंस के लिए अपन ने 133 का अजम्पशन किया हुआ है, इसलिए वहां नहीं लिया, लेकिन बोनस या बायबैक में तो ले ही सकते हैं। तो बायबैक के लिए अपन इसको कंसीडर कर लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अपने पास कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है?
बेटा अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 52 का, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 52, फिर अपने को तो टोटल 223.5 रिवर्स करने का है, तो बचा हुआ सब जो कहाँ जाने वाला है, जनरल रिजर्व डाल दो। पीएनएल भी डाल सकते हो, हाँ ये बात ध्यान रखना, पीएनएल भी डाल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत पसंद है पीएनएल शेयर। तो आप पीएनएल जो भी आपको इस्तेमाल कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम है ना जनरल रिजर्व का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और पीएनएल को मैं क्यों बार बार अवॉइड कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व से डिविडेंड बांटने में थोड़ी दिक्कत होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिविडेंड फ्रीली बांट सकते हो। तो क्या हो जाता है ना, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले जनरल रिजर्व को यूज करें और फिर पीएनएल को यूज करें, लाइक दैट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 223.5 माइनस 52 171.5, और ये हो गया ये, और अब एक सीआरआर वाला करना पड़ेगा फिर से अपने को अब इक्विटी शेयर के लिए। तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर कितना, अमाउंट कितना, जितना फेस वैल्यू, बिल्कुल सही है, जितना फेस वैल्यू अपन ने रीपे किया बराबर है, क्योंकि फ्रेश इश्यू तो कुछ किया ही नहीं था, तो पूरा का पूरा इसमें जाने वाला है। आप आई होप समझ रहे हैं कि चार चार एंट्रीज आती है, कैंसलेशन, पेमेंट, प्रीमियम एडजस्टमेंट, सीआरआर, और अगर फ्रेश इश्यू रहेगा तो वो आने वाला है और कुछ नहीं। कोई डाउट? पूरा चैप्टर यही है और कुछ नहीं है। The company had investment in own debentures costing 60 lakhs, face value जिसका 75 lakhs है। This debentures were cancelled on 2nd April। 2nd April को ये भी कैंसिल हुए। ये पहले की एंट्रीज भी सब 2nd April की थी, जो बायबैक वाली है ये सब 2nd April 21 की है। और इसके बाद हम डिबेंचर्स का कैंसिलेशन भी कर रहे हैं, तो कैंसिल कर दीजिए डिबेंचर्स। ये अपने ही इन्वेस्टमेंट में खड़ा था, आप देख सकते हैं ये अपने ही इन्वेस्टमेंट में खड़ा था। द कंपनी हैड इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, अपना ही डिबेंचर अपने ही इन्वेस्टमेंट में खड़ा है, ठीक है। सो 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इसे कैंसिल कर रहा हूं मैं। 7% डिबेंचर्स जिसका कॉस्ट है 60 लेकिन फेस वैल्यू 75 लाख, तो इसका फेस वैल्यू से डेबिट करो टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट भी कैंसिल हो गया सामने, और अपने को प्रॉफिट कितना होगा, हमें 15 लाख का प्रॉफिट होना है। वो 15 लाख का प्रॉफिट आप डालोगे, यहां लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, और ब्रैकेट में लिखना कैपिटल रिजर्व। ये कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व, ये पीएनएल नहीं जाता। तो ये वाला भी हमारा एंट्री खत्म हो गया। लास्ट, फिर हम लोगों ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं। अब बोनस शेयर्स हम लोगों ने कितने इशू किए, वी हैड इशूड वन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, वन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। जल्दी से मुझे बताओ कि बोनस कितना आएगा। 15 पॉइंट, साहिल आपने भी निकाल लिया, 1 फॉर एवरी 5 हेल्ड। ये साहिल, साहिल आपका आया आंसर? वन फॉर एवरी 5 हेल्ड, ठीक है। दीक्षा, आंसर में कहा गलती बताता हूं आपको, आपने बायबैक कर लिया फिर इतने ही शेयर रहे क्या अभी भी? नो सर, बायबैक के बाद शेयर्स कम हो गए हैं, उसका 1 फॉर 5 है, समझ रहे हो आप बात, यहां पे गलत हो रहा है।
सो अब आप अमाउंट निकाल लीजिए, क्योंकि हमने कितने का बायबैक कर लिया है, हम लोगों ने बेटा यहाँ पे इक्विटी कैपिटल को 111.75 से कम किया हुआ है। सो 780 था, बराबर ना, 780 था माइनस 111.75, ये तो अपन ने कम कर दिया है ऑलरेडी। तो ये कम कर लीजिए, 780 माइनस 111.75, आंसर आ रहा है 668.25, बराबर है, डिवाइड बाय 10 रुपए का एक शेयर, और हम क्या कर रहे हैं, 1 फॉर एवरी 5। ओके, तो 66 लाख को शेयर्स आ रहे हैं, डिवाइड बाय 5, आंसर आ रहा है 13.365, आंसर आ रहा है 13.365। ओके साहिल, ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस इतना याद रखना, कुछ भी क्वेरी रहेगा ना, क्वेरी मत पेंडिंग रखना, क्वेरी आपका पूछते रहना है ना, और आप चैट में भी आंसर्स भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो अपना अब एंट्री आ गया है, एंट्री है अपन ने अमाउंट निकाल लिया है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए थे, ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए थे। एंट्री बनेगी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना आएगा बेटा, अपन कितना बायबैक करने जा रहे हैं, वी हैव टू बायबैक 13.365 शेयर्स, लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज, एक एक 10 रुपए का है, तो 133.65, लेकिन इतना है क्या अपने पास सीआरआर, देखो पहले ये 111 था और पहले का 240 था, तो अपने पास बहुत सारा सीआरआर पड़ा है, अपन आराम से यूज कर सकते हैं। सीआरआर का यूज ही बोनस शेयर के लिए होता है, सीआरआर और किसी चीज के लिए यूज नहीं हो सकता। सीआरआर से ना डिविडेंड बांट सकते हो, ना लॉस राइट ऑफ कर सकते हो, इससे सिर्फ बोनस शेयर ही बढ़ता है। सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और फिर अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इतना सब अपने को ये वर्किंग जो है वो करना पड़ता है। तो दिस वाज वन क्वेश्चन। एक बार अभी आप इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, क्या हमारा सब कुछ मैच हुआ है या नहीं, पूरे 12 मार्क अपने को मिलेंगे या नहीं। पहली एंट्री ये देखिए, 19.5 लाख शेयर्स, 11.175, 29.725, अपना भी यही आया था, 19.5, 11.175 और 29.725, इसमें से लोवेस्ट 11.175, अपन ने भी बिल्कुल यही किया। उसके बाद एंट्रीज की बात करते हैं, तो एंट्रीज अभी इन्होंने देखो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के लिए, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के लिए उन्होंने दोनों भी आंसर दिए, अल्टरनेटिवली व्हेन करंट लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड एज लोन फंड्स, तो आपका आंसर 699 लेके आएगा। याद है मैंने आपसे कहा था कि दोनों लेके कर सकते हो आप, ठीक है। फिर जब वो करते हैं तो वो इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, वो ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। बेटा मैंने आपको बगैर साइमल्टेनियस के ही करा दिया है अपने चार्ट से, तो अपना आंसर एकदम इजीली आ जाता है। अब एंट्रीज देखो, 6% रिडीमेबल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अपनी भी सही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, फिर प्रीमियम को वो जनरल रिजर्व ले गया, बराबर है, और फिर इसने आप देख सकते हो सीआरआर तुरंत नहीं किया था, लेकिन सीआरआर तुरंत भले ही एंट्री में नहीं किया उसने, लेकिन अपने इसमें जरूर किया, किसमें, जब वो ये चार्ट बना रहा था तो उसमें उसने सीआरआर कम करके ही लिया था, उसने सीआरआर जो है ना वो कम करके ही लिया हुआ था, समझने की कोशिश करिए। जब वो ये चार्ट बना रहा था उसमें से उसने सीआरआर कम किया हुआ ही था 240 lakhs का। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। एंट्री उसने बाद में एक साथ पास कर दी। फिर बायबैक की एंट्री, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, उसके बाद ये वाला नॉर्मल अपने जैसा एंट्री होता है, कैपिटल प्रीमियम। उसके बाद आप एक और चीज़ यहाँ देख सकते हो, उसने प्रीमियम ऑन बायबैक का अलग से अकाउंट नहीं बनाया, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम में इधर ही डाल दिया,
अपन ने इसके लिए अलग अकाउंट बना के इसकी एक अलग एंट्री की थी, जनरल रिजर्व टू CRR 7% ऑन प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, वो वाली एंट्री, CRR टू बोनस शेयर और बोनस शेयर टू, ये अपना अमाउंट मैच हुआ है कि 133.6 था। एवरीवन क्लियर? द सॉल्यूशन इज क्लियर? यस। ठीक है, ये December 21 एग्जाम का था, 5 मार्क के लिए, सॉरी 5 मार्क बोल रहा हूँ, ये आपको 10 मार्क या कितना 12 मार्क के लिए आया था। दिस वाज फॉर 10 मार्क्स, दिस क्वेश्चन वाज फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सिर्फ जनरल एंट्री आपको करनी थी और ये चार्ट याद रखना था। अब बात करते हैं उसी पेपर का, उसी December 21 एग्जाम में इसी चैप्टर से एक और आया था, कैन प्रेफरेंस शेयर्स बी इशूड विद डिफरेंशियल राइट्स? डेफिनेटली नो। एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर कंपनीज शेयर्स कैपिटल एंड डिबेंचर रूल टू डील विद इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो हमारे ये जो डीवीआर अपन या जो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इश्यू करते हैं उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, ये थ्योरी टॉपिक है। मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे जब वो एग्जाम में आएगी, बराबर है। सो नो, द प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड विद डिफरेंशियल राइट्स, इट इज ओनली द इक्विटी शेयर्स विच आर इश्यूड। इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स मींस द शेयर्स विच, उसने डेफिनेशन भी दिया, मींस द शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। डिविडेंड में अलग हो सकते हैं, वोटिंग में अलग हो सकते हैं। अब इनके रूल्स और रेगुलेशंस देखते हैं जो डिफरेंशियल राइट्स वालों को एप्लीकेबल होते हैं। पहला, आर्टिकल्स अथोराइज करना चाहिए। दूसरा, इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होना चाहिए। और अगर ये एक लिस्टेड कंपनी है तो ये पोस्टल बैलेट से होना चाहिए, ये पोस्टल बैलेट से होना चाहिए। वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब डिफरेंशियल राइट्स वालों के पास जो शेयर्स है वो टोटल वोटिंग राइट्स के 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। The company has not defaulted in filing financial statements, annual returns for 3 financial years immediately preceding the financial year in which it has decided to issue shares. मतलब अगर आपको ये शेयर्स इश्यू करने डिफरेंशियल, आर्टिकल्स का अथॉरिटी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लिस्टेड है तो पोस्टल बैलेट से पास करना होगा, वोटिंग पावर 74% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, डिफॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में एनुअल रिटर्न्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कंपनी का ऑलरेडी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसका पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिबेंचर्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, बराबर है, इनका जो रिडेम्पशन ड्यू था अगर आपने अभी तक डिफॉल्ट किया हुआ है तो आप उसको पे नहीं कर सकते। तो आप ये क्या बोलते हैं, ऐसा डिफरेंशियल राइट वाला इश्यू नहीं कर सकते। आपने कोई लोन ले रखा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो उसमें भी आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें कहीं पे भी डिफॉल्ट हुआ रहा तो आप अगले 5 साल तक ऐसे कोई शेयर्स इशू नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगले 5 साल तक आप ऐसे शेयर्स इशू नहीं कर सकते जब तक आपने डिफॉल्ट गुड कर दिया। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने स्टेट बैंक से लोन लिया, डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, आपने डिफॉल्ट कर दिया। अब 6 महीने बाद, 2 साल बाद आपने चलो पैसे भर दिए। जब आप पैसा भरोगे, जब आपकी डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगी, पैसा भरने के 5 साल बाद तक आप ये डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर इश्यू नहीं कर सकते। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि आपने पुराना पैसा भर दिया तो आप फ्री हो गए। आप पुराना पैसा भरोगे, उसके 5 साल बाद तक आप डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इश्यू नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा पूरी टर्म्स कंडीशंस? यस, एनी डाउट्स? ओके, चलो जुलाई 21 एग्जाम। सो ये एक थेरी, एक आप खुद ही सोचो 15 मार्क का क्वेश्चन आया था टोटल इसी चैप्टर से आपके पेपर में। जुलाई 21 एग्जाम मतलब एक एग्जाम पीछे अब हम जा रहे हैं। अ कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग 2 कैपिटल स्ट्रक्चर्स, इक्विटी कैपिटल, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, स्टैट्यूटरी रिजर्व, लोन फंड्स हैव बीन गिवन। The company is planning to offer for buyback of equity shares at a price of 30 per equity share. Buyback price आपको दिया हुआ है.
You are required to calculate the maximum permissible number of equity shares that can be bought back in both the situations as per Companies Act 2013. Also, you are required to pass necessary entries in the situation where buyback is possible. जब buyback possible होगा तो entries कौन कौन सी हो सकती है ये भी आपसे पूछा गया है. तो चलो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक अपने को निकालने का है. आप समझ ही चुके होंगे आपको क्या करना है. आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा. बराबर है, आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और वो भी दो दो कंडीशंस में. आपको एक चार्ट बनाने का है, वो भी दो दो कंडीशंस में. तो अपन फटाफट ये वाला चार्ट बना लेंगे दो सिचुएशंस में. बेटा आप चाहो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप सिर्फ यहाँ पे देखते भी रहोगे और आपको कुछ भी क्वेरी आती रहे आप पूछते रहो तो भी चलेगा. क्योंकि कुछ नहीं, आपको बस ये चार्ट बनाते रहना है. आप साथ साथ में बनाओगे तो और भी अच्छा है. बस फास्ट बनाना, क्योंकि मेरा यहाँ ऑलरेडी टाइप्ड है सब. ठीक है. फेस वैल्यू कितना, सिचुएशन फेस वैल्यू कितने का है, 10 रुपीज ईच. बायबैक प्राइस कितना ऑफर किया गया है, 30. पहली टेस्ट में जाएंगे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. हमारे कितने शेयर्स हैं, इक्विटी कैपिटल 10 रुपीज ईच, 3 लाख, 3 लाख शेयर हो जाएंगे. 30 लाख रुपए का फेस वैल्यू, 10 रुपए का एक शेयर है. तो फिर ऑब्वियस बात है कितना हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, 3 लाख. अपन कितना बायबैक कर सकते हैं, इसका 25%, राइट. इसका 25% यानी 7,75,000. बराबर 75,000. नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जो कि है रिसोर्सेस टेस्ट. जो कि बेटे रिसोर्सेस टेस्ट. तो रिसोर्सेस टेस्ट में पहले इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स करो. इक्विटी फ्री रिजर्व्स. आप बताओ मुझे कौन सा नहीं लेना है इन चारों में से. बस ये नहीं लेना है, बाकी तो तीनों लेने ही पड़ेंगे. तो 30 + 12 + 6 + 2 कितना हो गया, 14 और ये 20, 50 लाख. अच्छा ये 10 लाख है ना, राइट. 10,000 है ना, 50 लाख 10,000, राइट. 50 लाख 10,000. चलो अपन इसका कितना यूज कर सकते हैं, अगेन 25%. इतना हम लोग यूज कर सकते हैं. दैट इज 12,52,500. और अपना बायबैक प्राइस कितना है, 30 रुपए. अपन एक एक शेयर 30 रुपए में खरीदेंगे और अपन इतना पैसा यूज कर सकते हैं. सो दिस डिवाइड बाय 30, 41,750. बराबर है. साहिल आपका कुछ भी दिक्कत आए आप तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना बेटा. मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपको सब समझ रहा है. डेट जो गिवन होगा 25 लाख, 1 करोड़ 20 लाख. 25 लाख, 1 करोड़ 20 लाख. वैसे एक बात बता दो आपको, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इन क्वेश्चंस में एक ही ऐसा केस होता है जिसमें एंट्रीज होने वाली है. एक ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक हो सकता है. चलो डेट जो दिया है, अब अपना अगला क्या होता है, अपने को उसका हाफ करना पड़ता है ताकि मिनिमम इक्विटी मिल सके. तो दिस डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 12,50,000 और यहां पे 60 लाख. अब एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी अपन ने ऊपर निकाली है, 50,10,000. अब मैक्सिमम परमिसिबल डाइल्यूशन कितना हो सकता है, देखो आपके पास है 50,10,000 और आपको रखने सिर्फ 12.5 लाख. सो दिस माइनस दिस हम लोग 37,60,000 का डाइल्यूशन कर सकते हैं. बराबर है. सेकंड वाले केस में देखो 60 लाख तो रखना है और अपने पास ऑलरेडी सिर्फ 50,10,000 ही है. क्या हम डाइल्यूशन कर सकते हैं क्या, वी कैनॉट गो फॉर डाइल्यूशन, राइट. अपने पास ऑलरेडी 50,10,000 ही है और अपने को चाहिए मिनिमम 60 लाख. सो वी कैन नॉट गो फॉर डाइल्यूशन. हम डाइल्यूशन नहीं कर सकते. समझा नहीं समझा ये वाला पार्ट, पक्का समझा ना. तुम्हारा आवाज का टोन थोड़ा कम हो गया तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी तक. ओके. सो हम लोगों ने क्या किया,
डेट लिखा, डेट लिखने के बाद में उसका हाफ कर लिया और फिर एग्जिस्टिंग इक्विटी और फ्री रिजर्व्स लिखा उसके सामने। अब देखो पहले वाले केस में 12.5 लाख अपने को मिनिमम चाहिए और अपने पास 50,10,000 अपने पास बहुत ज्यादा है, तो अपन ने इसका डिफरेंस ले लिया, उतना अपन डायल्यूशन कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में मिनिमम 60 लाख तो चाहिए है, अपना ऑलरेडी कम है, अपन डायल्यूशन नहीं कर सकते, तो ये वाला केस तो इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा। और इसके बाद में बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू कितना था, 10 और 30 40 रुपए। Buyback price plus face value, that will be 40 rupees. Just simply divide this divide by this, so answer आ जाएगा 94,000। ठीक है, और इस केस में तो बिल्कुल जीरो आ जाएगा क्योंकि अपन डाइल्यूशन कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो इसका आंसर इसका जीरो है। और अब अपन इसका तीनों का लोएस्ट जो आया था 75,000, 41,750 और 94,000, ऑब्वियस बात है 41,750 इज द लोएस्ट। दैट्स द आंसर। तो ये हमारा मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। और अब अपन इसकी एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज क्या होंगी भाई, 41,750 शेयर्स अपने को खरीदने का है, 10 रुपए का एक शेयर है, 30 रुपए पे अपन खरीद रहे हैं, तो अपन पहली एंट्री क्या करेंगे बेटा, अपन पहली एंट्री करेंगे, पहली एंट्री क्या करोगे, ऑब्वियस बात है इक्विटी शेयर बायबैक वाली एंट्रीज होंगी ये सब, है ना। मैं ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे चलो, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 41,750 हमारे शेयर्स आए हैं, 41,750 इंटू 10 रुपीज, 41,750 इंटू 10 रुपीज, तो इतना मेरा कैपिटल में जाएगा। प्रीमियम कितना रुपया बेटा, प्रीमियम कितना हो जाएगा, मैं एक एक शेयर 10 रुपए का 30 रुपए में खरीद रहा हूं, तो 20 रुपीज द प्रीमियम, तो ये आ जाएगा 8,35,000। एंड इक्विटी शेयर बायबैक में इसका टोटल, फिर इसको पे ऑफ करेंगे इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। यहां तक का पार्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब अपन ये प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे, जो अपन ने 8,35,000 का प्रीमियम दिया हुआ है, इसे हम एडजस्ट करेंगे, इसे हम रिवर्स करेंगे। अगर अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले इसे यूज करते हैं। प्रीमियम है अपने पास 6 लाख का, तो 6 लाख वो वाला डाल दो, और बचा हुआ जो 2,35,000 है वो ऑटोमेटिकली जनरल रिजर्व से चला जाएगा। वी आर हैविंग जनरल रिजर्व्स, एंड नाउ वन मोर एंट्री विल बी general reserve to capital redemption reserve. How much? जनरल रिजर्व से सीआरआर कितना जाएगा, जितना आप खरीदे उसका फेस वैल्यू, याद करो फेस वैल्यू, 4,17,500, सो इतना उसका जाता है बेटा सीआरआर। क्लियर? तो ये 4 एंट्रीज ही आनी है, इसके अलावा और कोई एंट्रीज नहीं होंगी। सी द सॉल्यूशन। पहला वाला सारा टेस्ट लगाया उसने, 41,750 आया, यस। इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, और फिर ये कैपिटल और प्रीमियम और ये सब अपनी भी एंट्रीज बिल्कुल मैच कर रही है। फिर प्रीमियम का एडजस्टमेंट और सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन बायबैक, और फिर उसको सीआरआर में कर दिया। सो दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? कैसा लग रहा है ओवरऑल टॉपिक? यस, ओवरऑल टॉपिक इज टफ और इज इजी? चलो अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चंस की। ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन वाले, इसमें बहुत मजा आएगा आपको, और ये एकदम स्कोरिंग होते हैं। ये अगर आपको एग्जाम में आ गए ना, आपको आउट ऑफ ही मिलने वाला है इसमें। लेट्स सी, आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। हम जानते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे शेयर्स जिनके पास डिफरेंशियल राइट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग, डिविडेंड और अदरवाइज। ठीक है, कैन प्रेफरेंस शेयर्स बी इश्यूड विद डिफरेंशियल राइट्स? No, preference shares cannot be issued with differential rights.
ठीक है, तो पहले दो का आंसर तो हमारा आ गया। इन जुगनू लिमिटेड ABCD hold equity share capital in proportion 30:30:30:10. MNOP hold preference share capital in the ratio 40:20:30:10. You are required to calculate their voting rights in case the resolution of winding up of the company, मतलब वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन के समय आपके वोटिंग राइट्स कैसे होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। बेटा वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन के टाइम पे वोटिंग कौन करेगा, इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले की दोनों? वाइंडिंग अप का जो रेजोल्यूशन होगा वो रेजोल्यूशन पे वोटिंग कौन करेगा, सिर्फ इक्विटी वाला, प्रेफरेंस वाला या दोनों? दोनों करने वाले हैं, बराबर है, दोनों को वोट करना पड़ता है क्योंकि ये रेजोल्यूशन दोनों के राइट्स को अफेक्ट करेगा, तो दोनों को वोटिंग करना है। आपको बोला हुआ है पेड अप इक्विटी कैपिटल है 100 लाख का और प्रेफरेंस कैपिटल है 50 लाख का। इक्विटी कैपिटल है 100 लाख का और प्रेफरेंस कैपिटल कितना है बेटा, 50 लाख का। आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या चीजें दी हुई है, आपको बोला गया कि इक्विटी कैपिटल है 100 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल है 50 लाख और इक्विटी कैपिटल 4 लोगों के पास में 30-30-30-10 के रेशियो में, प्रेफरेंस कैपिटल 4 लोगों के पास में 40-20-30-10 के रेशियो में। आपको निकालना है कि जब ये वाइंडिंग अप रेजोल्यूशंस पास कर रहे होंगे तो किसके पास कितना रिलेटिव पोजीशन, कितना रिलेटिव वोटिंग राइट्स होगा, कितने परसेंट वोटिंग राइट्स होगा। इसको करने का तरीका एकदम आसान होता है, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ इसका टोटल कैपिटल कितना है। टोटल कैपिटल विल बी हाउ मच, 150 लाख, बराबर है, 100 प्लस 150, 150 लाख। उसमें से इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है, 100 लाख, 100 आउट ऑफ 150 बेसिकली 2/3। आपको नहीं लगता 100 लाख है उसके पास आउट ऑफ 150, इक्विटी 100 है आउट ऑफ टोटल ऑफ 150, यानी 2/3 इक्विटी है। टोटल कैपिटल में से 2/3 इक्विटी है और टोटल कैपिटल में से प्रेफरेंस कितना है, टोटल कैपिटल में से प्रेफरेंस जो है 50/150 यानी 1/3 है, बराबर है। इक्विटी का राइट जो है वो है 2/3 और प्रेफरेंस का राइट जो है 1/3। और अब आप एक और चीज चेक करो, इक्विटी वालों की टोटल 100 है, बराबर, प्रेफरेंस वालों की टोटल भी 100 है, मतलब उन्होंने 100% में दिया हुआ है कि 100% में से इसके पास 30% है, 30% है, 30% है, 10% है। प्रेफरेंस कैपिटल 40%, 20%, 30%, 10%। अब आपका रिलेटिव कैसे निकलेगा, बहुत ही बेटा आसान है ये। आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे एक के नीचे एक, सबसे पहले इनके नाम, सबसे पहले आप इनके नाम लिखेंगे, नाम आ जाएगा ABCD, उसके बाद आ रहे हैं MNOP, MNO और P, ठीक है। अब पहले वाले का कितना था, 30, बराबर है, 30 आउट ऑफ 100, राइट। कैसे लिखने का बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं ए का कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूं अभी, मैं पहले ए का कैलकुलेशन आपको कर कर बता रहा हूं। एवरीवन, ए के पास कितना है, ए के पास में है 30 आउट ऑफ 100, बराबर है ना। ए के पास है 30 आउट ऑफ 100 और उसके पास है ये इक्विटी, अपने को पता है इक्विटी इज द 2/3 ऑफ टोटल कैपिटल, सो इनटू 2/3 करो, आंसर आ जाएगा 20/100, बेसिकली 20%। आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ये ए का वोटिंग राइट होने वाला है पूरे कैपिटल का। समझ रहे हो क्या करना है,
वैसे ही बी का कितना है, बी का 30 है आउट ऑफ 100, सो 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय इक्विटी का उसके पास है, सो इंटू 2/3 करिए, इसका वापस से 20% आएगा। वैसे ही सी का भी 30 अपॉन 100 इंटू 2/3, इसका आंसर आ जाएगा इसका भी 20%। डी के पास है 10 खाली इंटू 2/3, इसका आंसर कितना आ जाएगा, चेक करो जरा। 20 अपॉन 3, 6.667%। ओके, वैसे ही अब आपको प्रेफरेंस वालों का भी निकालना है। एम के पास कितना है, 40 है आउट ऑफ 100, और एम का 1/3 है, प्रेफरेंस कैपिटल है उसके पास। सो ऐसा करने का 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो ये हो जाएगा आई गेस 13.33%। सिमिलरली अगले वाले का है 20/100 इंटू 1/3, so that will be I guess 6.667% again. Next का है 30%, तो 30 अपॉन 100 इंटू 1/3, ये बराबर 10% आ जाएगा। और लास्ट वाले का है 10 अपॉन 100 इंटू 1/3, सो दैट विल बी 3.333%। और इन सब का टोटल 100% होना ही चाहिए। साठ 60 और ये 20, 80, 80 और 20, 100 बराबर 100% के साथ ही मैच हो रहा है। समझ में आ गया पूरा? यस, समझ में आ गया बेटा पूरा? ओके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको एकदम सिंपल तरीका बताया है। आप क्या करो, पहले टोटल कैपिटल लोगे बेटा, हमेशा याद रखना, टोटल कैपिटल लोगे, फिर इक्विटी का रिलेटिव वेट निकालोगे, प्रेफरेंस का रिलेटिव वेट निकालोगे। वो निकाल लेने के बाद क्या करना, जितना उनका है बस उसको उस वेट से मल्टीप्लाई करते जाने का, और कुछ भी नहीं करने का है। जितना उसका है उसको उनके रिलेटिव वेट से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। इतना ही करना होता है, इतना इजी क्वेश्चन होता है ये 5 मार्क के लिए। See this, कंपनी कैन इशू इक्विटी विद डीवीआर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, उसमें सुपीरियर राइट वगैरह दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड विद डिफरेंशियल, तो इक्विटी है। रिलेटिव वेट्स 2/3 1/3, और फिर अपने जो आंसर्स आए थे इनके भी बिल्कुल वही आंसर्स आए थे, इनके रिलेटिव वेट्स ऐसे लिखे गए और फिर इसे वोटिंग पार किया गया। ये सब जुलाई 21 एग्जाम के थे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि जैन 21 का है, ये भी 5 मार्क के लिए है। क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ जाएगा। डोंट यू थिंक ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी अपन ने किया? अनु, अदी, अरुण 30 30 40, फिर सोनू, श्री, सनाया प्रेफरेंस वाले 40 10 50। पेड अप कैपिटल है इक्विटी का 60 और प्रेफरेंस का 30 है। बेटा रिलेटिव वेट निकालो तो पहले उनके, 60 और 30, तो टोटल कैपिटल विल बी 90 lakhs। ठीक है, बिल्कुल इक्विटी हो जाएगा 2/3, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में 2/3 1/3 ही है। इक्विटी 2/3, प्रेफरेंस 1/3, बराबर है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, आप मेरे को अनु का निकाल के बताओ। अनु के पास इक्विटी 30% है, सो 30/100 इंटू 2/3, एग्जैक्टली 30/100 इंटू 30%। तो इस तरीके से मतलब 30/100 इंटू 2/3 करोगे तो अनु का मिल जाएगा, दैट विल बी 20%। वैसे ही दूसरे वाले का भी 20%, तीसरे वाले का आप निकाल लो 40/100 इंटू 2/3, आई गेस 26.66 होना चाहिए शायद, 23.33 है, कितना है? ओके, तो 26.6 है। वैसे ही इसका निकालो तो ये सोनू का इंटू 1/3, अब वो प्रेफरेंस वाला है 13.33%। तो इस तरीके से हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये देखो,
उनके रिलेटिव वेट्स निकाले, वोटिंग पावर निकाला, खत्म। रिलेटिव वेट्स का मतलब क्या है, जैसे 2 इंटू 3/30/100, तो इसको डिवाइड करके जो बचा वो ले लिया उसने, ऐसा। क्लियर, इजी, ठीक है। तो ये एक्चुअली चैप्टर का सेकंड पार्ट है, ये वो डीवीआर वाला पार्ट है, ये वो डीवीआर वाला पार्ट है। अगला जो सवाल है बेटा, अगला सवाल इजी है, सिर्फ एंट्रीज का ही है, बैलेंस शीट नहीं है, तो फटाफट हो जाएगा। जैन 21 एग्जाम 5 मार्क का ये सवाल था। द डायरेक्टर्स ऑफ उमंग लिमिटेड पास्ड रेजोल्यूशन टू बाय बैक 5 लाख ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स of 10 rupees each at 15 per share. This buyback is in compliance with the provisions of Companies Act 2013. For this purpose, the company sold its investment of 30 lakh for 25 lakh, issued 20,000 12% preference shares of 100 each at par, entire amount being payable on application, used 15 lakh of security premium apart from its adequate balance in general reserve to fulfill its legal requirements under buyback. The company has necessary cash. ठीक है, मतलब कंपनी के पास कैश है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, कंपनी के पास कैश बहुत है, तो वो कैश का इस्तेमाल करेगी बायबैक के लिए। उसके अलावा उसने फ्रेश इश्यू भी किया हुआ है यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का। चलो एक एक करके एंट्रीज करेंगे। कंपनी ने कहा है कि वो 5 लाख शेयर बायबैक करने वाली है 10 रुपए का 15 रुपए पे। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है, उन्होंने बेटा कैलकुलेट करके दिया हुआ है आपको। अपना काम सिर्फ इतना है, अपने को इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री करनी है, अपने को प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने की एंट्री करनी है, और अपने को क्या करना है, बायबैक की एंट्री करनी है। तो चलो ओरली कर लेते हैं बेटा। अपने इन्वेस्टमेंट 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख में बेचा, एंट्री क्या होगी? 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख में बेच दिया, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख, बराबर, बैंक में आपके पास 25 लाख। फिर P&L अकाउंट डेबिट 5 लाख, बिल्कुल आपको लॉस हुआ है, P&L अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इन्वेस्टमेंट 30। तो ये हमारा पहला एंट्री है, ये हमारा बेटा पहला एंट्री है, बराबर है। बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है, अमाउंट्स मैच हो गई है। आगे इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार, एंटायर अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एंट्रीज। तो बोलो बोलो, एप्लीकेशन में डालो ना, एप्लीकेशन में डालो। परफेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आएगा? 20,000 इंटू 100 रुपए, वो भी पार पे है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 20 लैक्स टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 20 लैक्स, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है 20 लैक्स। बेटा ये सब लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना, मुझे भी यही लगा कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो एकदम बेसिक एंट्रीज है, बराबर है। तो इन्होंने, अच्छा इन्होंने ये देखो पूरा कैपिटल में तुरंत डाल दिया है, उन्होंने एप्लीकेशन वाला एंट्री अलग से नहीं किया, ठीक है, अपन ने किया है, अपना एंट्री बिल्कुल सही है बेटा, याद रखना अपना एंट्री बिल्कुल सही है। चलो इसके बाद यूज्ड 15 लाख ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर बायबैक। मतलब अपन ने रेजोल्यूशन पास किया बेटा 5 लाख शेयर के लिए, बराबर, रेजोल्यूशन पास किया था 5 लाख शेयर बायबैक करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एंट्रीज तो है यहाँ पे, बस अमाउंट्स मेरे को चेंज करनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? 5 लाख शेयर आप बायबैक कर रहे हैं, 10 रुपीज का है, 15 रुपए पे करने जा रहे हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 50 लाख कैपिटल में जाएगा। प्रीमियम में कितना जाएगा? प्रीमियम में जाने वाला है 5 रुपया, बिल्कुल सही, 5 रुपया इंटू 5 लाख यानी 25 लाख रुपया तो प्रीमियम में जाएगा। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, और 75 लाख पेएबल, फिर 75 लाख अपन पे कर देंगे। इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक 75 लाख, बराबर है, एकदम सिंपल ये एंट्री है। अब प्रीमियम उड़ा देते हैं, प्रीमियम 25 लाख रुपए का था, प्रीमियम में उसने कहा है यूज्ड 15 लाख ऑफ इट्स प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड बाकी का जनरल रिजर्व से, उसने खुद नहीं कह दिया है, बोलो। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से डेबिट करूं मैं? 15 लाख। तो उसने ही कहा था कि 15 लाख तो प्रीमियम है अपने पास,
बराबर है। जनरल रिजर्व कितने से डेबिट हो जाएगा? बचा हुआ 10 लाख। जनरल रिजर्व आ जाएगा बेटा बचे हुए 10 लाख से, और उसके बाद 25 लाख रुपया टोटल, ये प्रीमियम राइट ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट एंट्री जनरल रिजर्व टू सीआरआर, ये कितने से आएगी? 50 लाख। साहिल आपको भी यही लग रहा है? क्या 50 लाख आएगा? आंसर इज रॉन्ग। अपन ने फ्रेश इश्यू किया है, भूलो मत। अपन ने फ्रेश इश्यू किया है, याद है? अगर अपन पी एंड एल या सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा बायबैक करते हैं तो अपने को पूरा जान डालना पड़ता है, लेकिन अपन ने फ्रेश इश्यू किया था 20,000 का 100 रुपए पे, यानी अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हुए हैं। फ्रेश इश्यू है 20 लाख का, 50 लाख में से 20 लाख गए, सिर्फ 30 लाख ही सीआरआर डालना है। समझ में आया? ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहता है। फ्रेश इश्यू जब होता है तो सीआरआर सिर्फ उतना जाता है जितने का फ्रेश इश्यू नहीं हुआ था। क्लियर? कौन सा? मतलब क्या रिपीट करूं एग्जैक्टली कि कैसे निकाला 30 लैक्स? ओके, देखो कैसे किया। सबसे पहले अपने को पता है कि अपन ने या अगर आपको इसका वर्किंग ही चाहिए ना बेटा, वर्किंग मैं यहां पे लिखा देता हूं, ठीक है? इसका वर्किंग ही बता देता हूं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, कितने का फेस वैल्यू अपन ने बाय बैक किया? 50 लैक्स, लेस नो पार वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू, पार वैल्यू बोलो या सिर्फ फेस वैल्यू, अगर है ना प्रीमियम भी होगा तो भी अपन फेस वैल्यू ही लेंगे, ऑफ शेयर्स फ्रेशली इशूड, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स। याद रखना, मैं एक काम करता हूं यहां पे कैपिटल में दे देता हूं, क्योंकि फेस वैल्यू ही लेना है और सिर्फ शेयर्स का ही लेना है, डिबेंचर वगैरह का नहीं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स फ्रेशली इशूड, हमने 20 लाख के फ्रेश इशू किए हुए हैं, बराबर, वो अपन ने कम कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर सी, that will be 30 lakhs. Clear पूरा? Yes. Okay. So that was question number 6. Okay. तो हमारी सारी एंट्रीज इनके साथ मैच हो रही है, बराबर है। बैंक में पे किया, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम टू जनरल रिजर्व, और आप देख सकते हैं जनरल रिजर्व टू सीआरआर ओनली 30 lakhs, नॉट द एंटायर अमाउंट। ओके, और ये वाला भी क्वेश्चन कर लो जरा, क्वेश्चन 7 नवंबर 20 एग्जाम 5 मार्क्स। क्या क्वेश्चन हमने अभी किया? ABCD होल्ड इक्विटी कैपिटल 40 30 20 10, एस के पास है प्रेफरेंस कैपिटल 30 40 20 10, पेड अप कैपिटल 75 लाख का इक्विटी और प्रेफरेंस 25 लाख का। वाह, ये रेशो चेंज किया उसने। यस, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा आपका 100 lakhs का, जिसमें से इक्विटी विल बी 3/4 एंड प्रेफरेंस विल बी 1/4। तो पहले वाले का आंसर निकालिए, कम ऑन। ए का आंसर कितना होगा? यस साहिल, जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोला खत्म कर देता हूं इसको, फिर आरटीपी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसके बाद में, ब्रेक के बाद। चलो ए का निकाल लेते हैं। ए का है 40/100, 40/100 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 30%। ये हो जाएगा पहले वाले का 30%। वैसे ही आप मुझे ये प्रेफरेंस वाले का भी निकाल के जो, जिसका 30 है, तो ये हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सो दैट इज 7.5%। बिल्कुल सही है, दैट 7.5%।
तो ऐसे अपन आराम से वर्किंग कर सकते हैं। पहले वाले का 30, दूसरे वाले का 7.5 जो अपन ने निकाला पी का। क्लियर? ये एक 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 सबके कैलकुलेट करते बैठने की जरूरत नहीं है ना, ये आप कर लोगे, राइट? ठीक है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी लगे आप बिंदास पूछ सकते हैं। ये नवंबर 20 एग्जाम में भी आया था 5 मार्क के लिए। आप सोचो, ये ऑलरेडी अपन ये सब एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 एग्जाम्स में ये 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब हमारे यहाँ पे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। ओके।